अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। राहुल लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जी। मैं मुनीब आसिफ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक ही होंगे। और आपका दिन भी, आज का दिन का आगाज़ बड़ा अच्छा हुआ होगा। और दूसरा ये कि हमारी तरफ से आज का दिन, जुम्मे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। और जुम्मे को ख़ास कोशिश किया करें कि जनाब आज का दिन बहुत अच्छा गुज़रे, नमाज वगैरह पढ़ें, अच्छे कपड़े पहने, लिबास अच्छा हो हमारा, खुशबू लगाएं, ताकि ये दिन, क्योंकि इसको वैसे भी दिनों का बादशाह कहा जाता है जुम्मे के दिन को, तो फिर थोड़ा सा तो एहतमाम हमारा बनता है ना कि हम जुम्मे के दिन का अच्छे तरीके से एहतमाम करें। खैर वो भी आप ज़रूर करेंगे, ज़रूर जुम्मे का जब खुतबा सुने या जुम्मे की नमाज़ जब पढ़ें और उसके बाद दुआ हो तो हमारे लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। हम भी आपके लिए ज़रूर दुआ में आपको याद रखते हैं। लेकिन हमारे इर्द गिर्द ना कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं, कुछ ऐसी नेमतें हैं जिनका कह लें कि कोई नेमुल बदल नहीं है, कोई नेमुल बदल नहीं है। आप ज़िंदगी में जो कुछ कर लें, जिस मकाम पर भी पहुंच जाए ना, आप उनके लिए उनके छोटे से बच्चे ही रहते हैं। मैं बात कर रही हूँ वालिदैन के हवाले से। वालिदैन की इज़्ज़त करना, उनके हुकूक, उनकी चीज़ें, सब कुछ हमें पता है। हमारा जो दीन इस्लाम है हमें इस हवाले से तलकीन देता है, बड़ी खूबसूरती से हमें उसने बताया है कि वालिदैन का मकाम क्या है, उनकी इज़्ज़त किस तरह करनी है और उनके हुकूक क्या हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि ये सारी चीज़ें एक तरफ है, सब चीज़ें एक तरफ है, लेकिन सिर्फ अब आप अपने वालिदैन को जिस एज में, ऑब्वियसली जैसे जैसे हम एज करते जा रहे हैं तो हमारे वालिदैन भी एज करते जा रहे हैं। एक तो वो बहुत बड़ा एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन होती है बच्चों के लिए कि अपने वालिदैन को एज करते हुए देखना कि वो बूढ़े हो रहे हैं, एक सदी उन्होंने गुजार दी है और मतलब अब वो हमसे भी आगे जाते जा रहे हैं, तो उनके साथ, उनके हवाले से वक्त गुजारना बेहद ज़रूरी है, ख़ास तौर पर इस एज में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनके बारे में बात कर ली जाए। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, कुछ सेहत के मुतालिक बात कर लेते हैं। आज हमने बात करनी है, आपने सुना होगा जब भी कोई खाने पीने के हवाले से बात होती है, सेहत के हवाले से बात होती है ना, तो कहा जाता है कि जी हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने की कोशिश करें, हेल्दी डाइट लें, क्लीन डाइट लें, जिसमें आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा फ़ैट्स की बात होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की बात होती है, प्रोटीन्स की बात होती है, डिफरेंट मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स जो हमें चाहिए होती है हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए, वो उनकी बात हो रही होती है। अब बहुत से लोग कहते हैं जी अगर हमने दुबले पतले रहना है तो कार्ब्स बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, अगर आपने मोटे नहीं होना है, आपने स्मार्ट रहना है तो फ़ैट्स अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, ऑयली चीज़ें अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, सिर्फ़ और सिर्फ प्रोटीन खाएं। ये जो सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ के ऊपर हम इन्हिसार कर रहे होते हैं, इसका क्या नुकसान होता है। और ये तीनों चीज़ें या जितनी भी चीज़ें अभी मैंने गिनवाई हैं, ये हमारी ज़िंदगी का कितना लाजिम हिस्सा है और इनको किस तरह लेना चाहिए और इनकी कितनी रिक्वायरमेंट होती है, कितनी ज़रूरी है हमारी ये बॉडी के लिए, उसको फंक्शन करने के लिए। तो इस पर बात करने के लिए महानूर हारून हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जो क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं एंड डाइटिशियन है। तो उनसे बात करते हैं। महारून, आपको वेलकम कहते हैं। कैसी हैं? ठीक ठाक है? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। महानूर, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स के हवाले से हम बहुत सुनते हैं कि जी ये वो एसेंशियल चीज़ें हैं जो कि आपकी प्लेट के अंदर होने चाहिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं ये। तो इसमें बताइए कि कार्ब्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या होती हैं, फैट्स क्या होते हैं, जो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बहस चल रही होती है। अच्छा, जब हम कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स की बात करते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स से मुराद है ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें अपनी डेली डाइटरी रूटीन में चाहिए, जिन पर हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। इनमें से एक भी न्यूट्रिएंट अगर मिसिंग होगा तो ज़ाहिर है हमें डिफिशेंसीज़ का सामना करना पड़ सकता है। हर एक न्यूट्रिएंट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रहा है हमारी बॉडी में। जैसे अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। हम, जैसे मैं कहती हूँ, हमेशा कहती हूँ अपने क्लाइंट्स को भी कि जिस तरह गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरह हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स एज अ फ्यूल काम करिए, हमारे ब्रेन को, हमारे मसल्स को एनर्जी प्रोवाइड करिए। इसी तरह बहुत हमें जो है, अगर हम बात करें प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन हमारी मसल्स की ग्रोथ में, हमारी टिश्यूज़ के सेल्स के रिपेयर में, देन जो है हमारी इम्यूनिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कार्ब्स की बात करें, हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
फाइबर हमें हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और फाइबर हमें कहाँ से मिल रहा है? कार्ब से मिल रहा है। अगर हम फैट्स की बात करें तो फैट्स हार्मोनल फंक्शंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो फीमेल्स जिनको हार्मोन्स के इश्यूज होते हैं उनके लिए भी जो है हमारी बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, हमें हमारी बॉडी में एक इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। देन फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स जो होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। सो ये तीनों जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं इनके बहुत इंपॉर्टेंट रोल हैं बॉडी में, और ये हमारी डेली डाइटरी रूटीन में होने चाहिए। हमारे ये इंक्लूड होने चाहिए, तीनों चीज़ें ही होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन फिर हम ये जब डिफरेंट डाइट्स के ऊपर आते हैं, डिफरेंट डाइट्स की बात करते हैं, तो फिर क्यों दोनों चीज़ें ही एलिमिनेट कर दी जाती हैं? कहते हैं जी कार्ब्स छोड़ दें और फैट्स जो ऑयली चीज़ें हैं या जहाँ से आपको ऑयल मिल रहा है ये चीज़ें हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन डाइट करें, प्रोटीन खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन खाएं। तो फिर सिर्फ एक चीज़ के ऊपर एम्फसाइज क्यों किया जाता है और बाकी चीज़ों को क्यों एलिमिनेट कर दिया जाता है? अच्छा, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं। आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करें या आप कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करें। अब अगर हम कहते हैं ना कि कार्बोहाइड्रेट छोड़ दे, तो हम रेफ़र कर रहे होते हैं मैदे से बनी हुई अशिया, ठीक है, जैसे वाइट आटे की बनी हुई रोटी, जैसे चावल हो गए जो छिलके के बगैर होते हैं, वाइट राइस, जैसे वाइट ब्रेड होगी, या जो बेकरी आइटम्स हो गए। इन चीज़ों के इस्तेमाल से हम कहते हैं परहेज़ करें। कुछ ना कुछ अमाउंट, हाँ जी, अगर आप वेट लॉस के लिए जा रहे हैं, या अगर आप टाइप 2 डायबिटिक हैं, या अगर आपको डायबिटीज़ टाइप 1 डायबिटीज़ भी है, तब हम कहते हैं कि अपना कार्बोहाइड्रेट जो है उसको कंट्रोल रखें। प्रोटीन आपका ज़्यादा होना चाहिए, आपके मील्स प्रोटीन फोकस्ड होने चाहिए। एक तो वो वेट मैनेजमेंट में हेल्प करे, दूसरा ये कि वो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को भी मैनेज करने में हेल्प करेगा, जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस के लोगों में भी हाई होते हैं, डायबिटीज़ में भी हाई होते हैं, और जिन लोगों में मोटापा होते हैं उनमें वैसे ही फैटी लिवर अक्सर होता है, या उनकी शुगर जो है वो बॉर्डर लाइन पे, क्योंकि डायबिटीज़ बहुत कॉमन है तो हो सकती है। तो उसमें आप जो है अपना मेजर मील्स में कोशिश करें कि फ़ाइबर का इंटेक सैलड्स की फॉर्म में ज़्यादा करें, जो कि भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अच्छा। और इसके अलावा जो है आप प्रोटीन फोकस रखें, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन कुछ ना कुछ होना चाहिए। जैसे आप एक रोटी का अगर इस्तेमाल करते हैं तो आधी रोटी का इस्तेमाल कर लें। चक्की के आटे की बनी हुई रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्राउन ब्रेड, होल ग्रेन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है। और मतलब जिनका दिन में है ही ज़्यादा कार्ब्स का, जिन्होंने सुबह नाश्ते में भी रोटी खानी है, फिर उन्हें दोपहर में भी, और क्योंकि काम ऐसा होता है ना बहुत से लोगों का कि सख्त काम होता है, बाहर उन्हें निकलना होता है, जिनका ऑफिस का काम नहीं, हमारा ऑफिस का काम है, हम स्किप कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग हैं जिन्होंने खाने ही खाने कार्ब्स हैं ताकि उनको एनर्जी ज़्यादा मिले। तो वो क्या करें? वो तो नहीं, रोटी चावल ये चीज़ें नहीं छोड़ सकते, स्टेपल फूड है, घर में है, और वो ज़्यादा महंगी डाइट पर वो जा भी नहीं सकते हैं, तो उनके लिए क्या चीज़ें हैं? अच्छा, उनके लिए ये है सबसे इजी, अगर वो कुछ भी नहीं करे, अपने पोर्शन साइज को कंट्रोल कर लें। ठीक है। जैसे कार्ब्स बिल्कुल एलिमिनेट ना करें। मैं अगर किसी को वेट लॉस डाइट भी रिकमेंड करती हूँ, मैं कभी भी ये रिकमेंड नहीं करती कि आप बिल्कुल ही कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो छोड़ दें। सही है। उसकी रीज़न ये है कि जब हम बिल्कुल ही बॉडी से कार्बोहाइड्रेट्स को निकाल लेते हैं, जैसे लोग अक्सर कीटो में करते हैं, तो आप की बहुत एनर्जी लेवल्स ड्रॉप होते हैं। हर वक्त थकावट रहती है। और क्या प्रॉब्लम हो सकती है आपकी? बाल गिरने लग जाते हैं बॉडी के अंदर, बाल गिरने लग जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज रहना शुरू हो जाते हैं, ब्लोटिंग रहती है, एब्डोमिनल पेन रहना शुरू हो जाती है, मतलब गट हेल्थ के बहुत मसले रहना शुरू हो जाते हैं। अगर आपका मैदा ठीक नहीं है ना, अगर आपकी गट हेल्थ ठीक नहीं है, आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, इम्यूनिटी अच्छी नहीं होगी, आप सही से फंक्शन ही नहीं कर पाएंगे। और जब हम प्रोटीन्स की और फैट्स की बात करते हैं, अगर आप कार्बोहाइड्रेट के पोर्शन को कम भी कर रहे हैं, तो प्रोटीन और फैट्स की जब हम बात करते हैं तो हम गुड फैट्स में आते हैं ओमेगा 3, जैसे नट्स हैं, जैसे सीड्स हैं, जैसे ऑलिव ऑयल है, ठीक है, सीड्स की बात करें, अंडे से हमें बहुत अच्छी अमाउंट में मिलते हैं। आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, ये आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस भी दे रही हैं। अच्छा, अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है आपकी बॉडी के अंदर, तो उसके हवाले से क्या बॉडी को सफ़र करना पड़ता है? क्या क्या उसकी सिम्टम्स हो सकते हैं जिससे हमें पता चले कि हमारी बॉडी जो है ना वो प्रोटीन डेफिशिएंट है?
अच्छा, एक तो ये कि ग्रोइंग एज में बच्चों के लिए प्रोटीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये स्टंटेड ग्रोथ कर सकती है। इसकी डेफिशिएंसी, स्टंटेड ग्रोथ से मुराद है आपकी बच्चे की जो ग्रोथ है वो अफेक्ट हो सकती है, ठीक है। ग्रोथ और डेवलपमेंट। और इसके अलावा जो है आपकी इम्यूनिटी जो है, अगर हम वैसे ओवरऑल बात करें, वो अफेक्ट हो सकती है, पुअर इम्यूनिटी हो सकती है, स्लो वूंड हीलिंग, अगर कोई चोट वगैरह लगी हुई है तो उसकी हीलिंग जो है वो स्लो होगी। प्रोटीन जो है आपके मसल रिपेयर के लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके मसल और बोन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनफ प्रोटीन नहीं होगी तो ये चीज़ें भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती हैं। सो इसलिए जो है आप अगर मैं एक प्लेट की बात करूं, ठीक है, 6 से 7 इंच की जो है प्लेट है, तो उसमें आपका क्वार्टर पोर्शन जो है वो प्रोटीन का लाजमी होना चाहिए। ठीक है। आपके मेजर मील्स के अंदर, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तीनों में। और उसके बाद आपके फैट्स भी होने चाहिए, कुछ उसके अंदर आपके कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए, जो नेचुरल जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, उनमें से आप ले सकते हैं। मतलब कार्ब्स का हम सब्जियां और फ्रूट्स में से हम कार्ब्स ले सकते हैं। बिल्कुल हम ले सकते हैं। वो लोग जो कि वेट लॉस डाइट पे हैं वो ज़रा स्टार्ची वेजिटेबल्स से परहेज़ करें। जैसे स्टार्ची वेजिटेबल्स वो होती हैं जैसे जिसमें पोटैटोज़ आता है, स्वीट पोटैटोज़ आता है, कॉर्न आता है, मटर आते हैं, ये ज़रा फैटनिंग होते हैं। तो वो लोग जो कि वेट लॉस पे होते हैं उनको हम कहते हैं कि आप इन स्टार्ची वेजिटेबल्स से जो है वो परहेज़ करें। बाकी आप हरे पत्ते वाली सब्जियों का या जो भी सीजनल वेजिटेबल्स हैं उनका इस्तेमाल ज़रूर करें, कुक्ड फॉर्म में भी और सैलेड की फॉर्म में भी। अच्छा, ये कॉर्न्स भी ये स्टार्ची हैं, इनको भी नहीं खाना चाहिए? कॉर्न जो है उसको भी जो है हम यूजुअली कहते हैं अवॉइड करें, क्योंकि वो भी फैटनिंग होता है और वेट लॉस में हम इसलिए उसको मना करते हैं। सही है कि ये तमाम तर चीज़ें हैं कि जनाब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स हमें क्यों चाहिए होते हैं, हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए कितना ज़रूरी है इन चीज़ों का इंटेक करना रोज़ाना की बुनियाद पर। तो महानूर हारून हमारे साथ मौजूद थी। महानूर, थैंक यू सो मच कि आप आई इसके ऊपर बात की। जनाब, बाज़ औक़ात इंसान को ऐसी बातों पर पुख्ता यकीन हो जाता है जिनका शायद हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। जैसे कोई उसके ख़िलाफ़ साजिश कर रहा हो, कोई उस पर नज़र रख रहा हो, या कोई उसे खुफिया पैगाम दे रहा हो, और ये यकीन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि लाख समझाने पर भी ये ख़त्म नहीं होता है। अक्सर लोग इसे वहम या शक समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, मगर ये दरअसल ज़हनी सेहत का एक संगीन मसला है। सवाल ये है कि अगर वहम, शक और डिल्यूजन्स में फ़र्क क्या है? क्या ये स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारी है या इससे अलग है? और क्या किसी बात के बारे में हद से ज़्यादा सोचना इंसान को डिल्यूजन की तरफ लेकर जा सकता है? इस पर आज हमने बात करनी है। आप लोगों ने भी अक्सर सुना होगा, मूवीज़ में भी ये बहुत ज़्यादा डिल्यूजनल चीज़ों के बारे में बात की जा रही होती है, डिलुलू की बात की जा रही होती है। आजकल हमारे जो जेन ज़ी बच्चे हैं वो भी इस वर्ड को बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं। तो इसका मतलब क्या है और ये सिचुएशन, ये डिसऑर्डर है क्या डिल्यूजनल? तो इस पर हमने बात करनी है। डॉक्टर इमरान जमील हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जो कि माहिर नफ्सियात हैं। तो उनसे बात करते हैं इस डिसऑर्डर के हवाले से। डॉक्टर इमरान, आपको वेलकम कहते हैं, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। डॉक्टर इमरान, ये डिल्यूजनल डिसऑर्डर क्या है? ये जो डिसऑर्डर, हमने मूवीज़ में भी बहुत ज़्यादा ये टर्मिनोलॉजी सुनी है, फिर आज के हमारे जो जिंदगी बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, उनके वो भी वोकैबुलरी में ये चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं। ये है क्या? ये बड़ा इंटरेस्टिंग डिसऑर्डर है और इस पे हॉलीवुड में काफ़ी मूवीज़ बनी है। ये बेसिकली एक ऐसा डिसऑर्डर है, ऐसा ज़हनी मर्ज़ है जिसका शिकार शख्स बिल्कुल नॉर्मल शख्स के साथ बिहेव करता है, बिल्कुल नॉर्मल अपनी डेली एक्टिविटीज़ कर रहा होता है, और साथ साथ उसको एक शक पड़ जाता है कि कुछ उसके साथ हो रहा है, या एक वहम पड़ जाता है। अच्छा। अब ये वहम कई दफ़ा इतना शदीद हो जाता है कि उसमें खौफ आ जाता है, उसमें एंजाइटी आती है, डिप्रेशन होता है। शुरू में तो बिल्कुल ही नहीं मालूम होता कि हो क्या रहा है। जिस तरह इसकी काफ़ी टाइप्स हैं और ये हर टाइप जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। जिस तरह एक उसकी मशहूर टाइप है वो सोमैटिक टाइप, कि इसके अंदर एक पेशेंट को शक हो जाता है कि उसे कोई बड़ा शदीद जो है उसको बीमारी लाहक हो गई है, पेट, मैदे की या दिल की। अब इस शख्स का जो ये शख्स इस बीमारी का शिकार है वो मैदे के डॉक्टर पास जाएगा, वो टेस्ट कराएगा, सीटी स्कैन, MRI, एंजियोग्राफी, सारा कुछ, और एंडोकार्डियोग्राफी, वो यानी सारे टेस्ट कराने के बावजूद उसका ये डिल्यूजन या उसका शक ख़त्म नहीं होगा। वो फिर दूसरे डॉक्टर पास जाएगा, फिर तीसरे डॉक्टर पास जाएगा, करते वो शख्स जो है, तकरीबन मेरे पास जो पेशेंट अक्सर आते हैं वो कई दफ़ा 2 महीने के अंदर 10 से ज़्यादा डॉक्टर दिखा चुके होते हैं, 20 से ज़्यादा टेस्ट करवा चुके होते हैं, और सारे टेस्ट नेगेटिव होते हैं।
इनके बावजूद उनके शख्स के ये जहन में मौजूद होता है कि उसको बीमारी है, ना कोई बीमारी वो ये डायग्नोज नहीं हो पा रही, ओके। डॉक्टर सही नहीं है, लैब सही नहीं है, वो दूसरी लैब के पास जाएगा। एक शख्स मेरे पास आया जिसको ये बिलीव था कि उसको जो है ना दिल की बीमारी लाक हो गई है। वो अपनी ECG डेली बेसिस पे सुबह उठते साथ ही वो डॉक्टर के पास जाता था, अच्छा। ECG करवाता था, फिर हार्ट के टेस्ट करवाता था, और फिर शाम को आता था कि जी मुझे जो है ना मैंने ECG करवा लिया, मुझे फिर भी जो है ना अभी डॉक्टर ने सही तरह डायग्नोज नहीं किया। ओके। इसकी जिसमें बताया काफ़ी टाइप्स हैं। एक टाइप है उसके कहते हैं एरोटोमिनिया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग टाइप है। इस बीमारी शख्स ये समझता है कि उसको कोई हाई फिगर जो है, कोई जो TV फिगर होती हैं, कोई एक्ट्रेसेस होती हैं, एक्टर्स होते हैं, उनके इश्क में मुब्तला हो चुके हैं। वाह वाह, क्या बात है, अब ये तो बड़ी अच्छी टाइप है। अच्छा, इसमें फिर ये है कि वो सेलिब्रिटीज़, कोई डॉक्टर भी हो सकते हैं, कोई लॉयर भी हो सकते हैं। क्या अब बात इसमें है। एक हॉलीवुड ब्रिटिश मूवी आई थी, ही लव्स मी नॉट। हाँ। अब इसमें क्या होता है, एक आर्ट स्टूडेंट ये बिलीव करता है कि जो शहर का मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट है वो वो इश्क में इसको मुब्तला हाँ, हो चुका है। इसके इश्क में मुब्तला हो अब गया। क्या होता है कि वो शुरू में तो ये एक वहम हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इतना ऑब्सेशन हो गई कि वो उसको डॉक्टर को या उस एक्टर को वो स्टॉक करना, हरास करना शुरू कर देते हैं, फिर लीगल इश्यूज डेवलप होने शुरू होते हैं, और फिर एंड तक पेशेंट जो है ज़्यादातर यही बिलीव करता है कि इसको इसके इश्क में मुब्तला हो चुके हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बीमारी है। इंटरेस्टिंग सी बीमारी है। इस पे मज़ीद बात करते हैं कि इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। कॉलर हैं मोहम्मद रिजवान, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी रिजवान साहब, क्या पूछना चाहेंगे? मैंने पूछना कि मेरी वाइफ को ना आज से 3 साल पहले हुआ था, डिप्रेशन हुआ था, अच्छा, लेकिन उसका अभी तक साइड इफेक्ट उनके ऊपर है, वो ठीक नहीं हो रहा। इसका क्या हाल है मुझे बताएं। डिप्रेशन हुआ था और उसका भी साइड इफेक्ट है उनके ऊपर, मतलब क्या उनकी क्या मेडिसिन करती वो खा रही है, मेडिसिन तो वो खा रही है, लेकिन वो अभी तक सही नहीं हो रही है वो। ठीक है, कुछ पूछना चाहेंगे डॉक्टर इमरान उनसे, कोई नहीं, साइंस मैडम, एंड सिम्टम्स के हवाले से? अच्छा, इनमें कोई उनको किसी किस्म का खौफ तो नहीं डेवलप हो चुका, कोई वहम तो नहीं हो चुका कि ये ट्रीट नहीं होगी या ये ट्रीट हो नहीं सकती? नहीं है उनको। खौफ है उनको। ठीक है रिजवान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। वो कह रहे हैं मेडिसिन भी खा रही हैं डिप्रेशन की, बट वो ठीक नहीं हो रही है। अच्छा, इसमें देखना पड़ेगा कि ये सिर्फ डिप्रेशन है या डिल्यूजनल डिसऑर्डर की वजह से डिप्रेशन हो चुकी है, क्योंकि डिप्रेशन अलग है, एंजाइटी अलग है। अच्छा, इसमें ये होता है कि जो डिल्यूजनल डिसऑर्डर है इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता समझाया था कि पेशेंट को पहले तो एक खौफ से डेवलप होता है, फियर होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इतनी एंजाइटी डिप्रेशन होती है कि वो लोगों से मिलना छोड़ देता है, वो आइसोलेट हो जाता है, वो अपने घर वालों से मिलना छोड़ देता है, आइसोलेट हो जाता है, खाना छोड़ देता है। जिस तरह 9/11 के बाद एक काफ़ी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, तो एक मेरे पास पेशेंट आया था अमेरिका में, उसको ये खौफ डेवलप हो चुका था कि पुलिस को पीछा कर रही है अभी तक, हालांकि इस बात को 10 साल हो चुके थे। अब वो उस शख्स ने अपने बिजनेस पे जाना छोड़ दिया, घर में कन्फाइन हो गया, अपने सारे घर में फ़ोन यूज़ करना छोड़ दिया, लैपटॉप यूज़ करना छोड़ दिया, हाँ तक ये नौबत ये आई कि उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। यहाँ पे आके फैमिली कंसर्न हो गई कि अब मसला शदीद हो गया है, शदीद नौयत का इख्तियार कर गया है। फिर वो साइकेट्रिस्ट से लेके आए। तो काफ़ी केसेस में फैमिलीज़ जो हैं वो पेशेंट को डॉक्टर के पास लेके आती हैं कि अब कोई मसला ख़राब हो गया है, क्योंकि ये पेशेंट टेस्ट भी करवाते जा रहा है, उसके साथ साथ उसने खाना पीना भी छोड़ दिया, आइसोलेट भी हो गया है, और अब ये है कि ये बिल्कुल जो है ना एक ख़तरनाक स्टेज में दाखिल हो गया है। स्टेज में, हाँ। अच्छा, ये इनकी रिजवान साहब की बताएं ना कि अगर इनको ये वाला डिसऑर्डर नहीं है, सिर्फ डिप्रेशन है और उनकी मेडिसिन खा रही हैं वो बेहतर नहीं हो रही हैं, तो इसके अलावा वो क्या कर सकती हैं? देखिए, उसके अलावा सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि एक दूसरे साइकेट्रिस्ट से ओपिनियन ली जाए कि ये डिप्रेशन किस स्टेज में है। सही है। अक्सर ऐसा होता है कि डिप्रेशन जो है वो मेडिकेशन की वजह से वर्स भी होती है। जो मेडिकेशन डिप्रेशन की बड़ी ट्रिकी हैं, इनमें एक साइड इफेक्ट होता है, उसे हम कहते हैं पैराडॉक्सिकल साइड इफेक्ट, कि जो बीमारी की जो ट्रीटमेंट जो मेडिकेशन ले रहे हैं वही वो साइड इफेक्ट कर सकती है। इस पैराडॉक्सिकल साइड इफेक्ट की वजह से क्या होता है, डिप्रेशन वर्स भी होती है। अगर डिप्रेशन में एंजाइटी है तो एंजाइटी वर्स होती है। तो करते 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 कई पेशेंट में उसका खौफ भी होता है, पैरानोया भी होता है। तो ये मैं ये कहूँगा कि एक तो ये कि किसी दूसरे साइकेट्रिस्ट को दिखाया जाए, मेडिकेशन रिव्यू की जाए, और बाकी एक थेरेपिस्ट को भी दिखाएं ताकि जो है वो थेरेपिस्ट से जो है ना वो एक इंटरेक्शन हो, फिर ट्रीटमेंट सही ये इसका पता चल सके। तो आप एक सेकंड ओपिनियन भी ले लें, वो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। अच्छा, दूसरा डॉक्टर इमरान मुझे बताइए कि बीमारी होती क्यों है, क्या कॉजेज़ क्या हैं इसके पीछे? कोई स्ट्रेस फैक्टर है, कोई जेनेटिक्स में है, या कोई आपको ऐसा ट्रॉमा हुआ होता है जिसकी वजह से ये चीज़, ये बीमारी आपको होना शुरू हो जाती है? कॉजेज़ क्या हैं इसकी? अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इससे कॉजेज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। एक तो है कि लाइफ इवेंट्स, जिस तरह एक शख्स को 9/11 के बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो उसकी ज़िंदगी में ट्रॉमा आ गया। अब वो इस ट्रॉमा को लेके हर वक्त पुलिस से वो खौफज़दा रहेगा, हर वक्त फौज से जो भी वर्दी वाला देखो उसे खौफज़दा रहेगा। फिर किसी की फैमिली में किसी को कैंसर डायग्नोज हो गया है, तो वो जो है हर शख्स जो है, कोई एक शख्स फैमिली में
वो सोचेगा कि उसको भी भी कैंसर ना हो हो सकता है जाए। और वो उसके टेस्ट कराना शुरू कर देगा। अच्छा, फिर इसके अलावा जेनेटिक्स है, किसी एक फैमिली मेम्बर को है तो दूसरे को हो सकता है। अच्छा। फिर इसके अलावा क्या है कि इसमें जो है ना मेन चीज़ ये है कि इसका जो प्रेवलेंस है या इसका जो ज़िंदगी में है वो 0.1% है। यानी अगर हमारी तकरीबन अगर 30 करोड़ की आबादी है तो उसके अंदर 3 लाख अफराद को ये हो सकता है। अच्छा। तो इसके बाद इसमें ये होता ही है कि फिर आपने क्या देखना है कि उस पेशेंट को एवेल्युएट करवाना है और सही फिर है। कंसिस्टेंट अगर हिस्ट्री उसकी है तो क्योंकि नॉर्मली ये शख्स तो बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि बिल्कुल नॉर्मल शख्स बिहेव कर रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फैमिली है, फैमिली की टेक केयर कर रहे हैं, मगर साथ साथ खौफ बैठा हुआ है। साथ साथ खौफ अगर भी तो है। ये खौफ बढ़ता जा रहा है तो फिर फौरी तौर पे पता साइकियाट्रिस्ट कैसे को दिखाया चलेगा जाए। इसकी क्या साइंस एंड सिम्टम्स होंगी कि जी ये खौफ तो है, मतलब हमें आम रूटीन में भी वहम Exactly, रहता है ना, शक exactly, रहता है, खौफ exactly. रहता है कि कोई चीज़ हम करें ख़राब ना हो जाए, पता नहीं आगे जाके क्या होगा। लेकिन वो जो आम रूटीन वाला वहम या शक है और इसमें क्या फ़र्क है और कैसे पता चल सकता है? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर तो एक शख्स एक डॉक्टर के पास जा रहा है, एक लेबॉरेटरी के पास जा रहा सही है है। और वो एक टेस्ट करवा लेता है, 2 टेस्ट करवा लेता है, वहाँ तक हमें समझ में आ जाता ठीक है। है। मगर अक्सर ये देखा गया है कि ये शख्स जो है जिसको शक है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, कई दफ़ा सालों तक पता नहीं चलता। और जब पता नहीं चलता तो ये शख्स जिसको एक सोमैटिक टाइप डिसऑर्डर है वो फिर डिफरेंट डॉक्टर के पास जाएगा, डिफरेंट लेबॉरेटरी में जाएगा, फिर वो डिफरेंट शहरों में जाना शुरू कर देता है। तो जैसे लाहौर का पेशेंट आया तो वो इस्लामाबाद जाके टेस्ट करना शुरू करता है, Okay. कभी पेशावर जा रहा है, कभी कराची जा रहा है। फिर कई दफ़ा इस तरह पता चलता है कि फैमिली परेशान हो रही थी है कि एक मेरे पास पेशेंट आया जो कि पेशावर का था, इस्लामाबाद भी गया, लाहौर भी आया, फैमिली साथ है, बच्चे साथ हैं, और सब परेशान हैं कि इसको हो क्या गया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता फैमिली भी सोचना शुरू कर थी वाकई से कोई ऐसा मसला शदीद हो गया जो कि डायग्नोज नहीं हो रहा, मगर लेबॉरेटरी साइज नॉर्मल है, लैब टेस्ट साइज नॉर्मल है, CT स्कैन, MRI सब नॉर्मल है, और उसके बावजूद ये पेशेंट बिलीव करते हैं उससे कुछ हो गया। तो अक्सर देखा गया है कि ये शक जो है जब इस हद तक बढ़ जाए कि उसकी फैमिली मुतासिर हो, उसकी लाइफ मुतासिर हो, उसकी जॉब मुतासिर तो हो, ये फिर तो ये एक delusional डिल्यूजन डिसऑर्डर disorder है। हो अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है स्किज़ोफ्रेनिया के साथ। स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर और डिफरेंट सिम्टम होते हैं, जैसे आवाज़ें आना, चीज़ें दिखाई देना, और उसका वो जल्दी डेवलप हो जाती है। नॉर्मल जो अमेरिकन जो साइकियाट्रिक एसोसिएशन के मुताबिक जो स्किज़ोफ्रेनिया है उसका डायग्नोसिस जो है तकरीबन 20 से 25 साल की उम्र में होता है, जबकि डिल्यूजन डिसऑर्डर है ये थोड़ा लेट लाइफ में आता है, 40 साल की उम्र तक ये डिसऑर्डर अच्छा, ये डेवलप होता आता है, है, ठीक है। और वहाँ से फिर स्टार्ट होता है। अक्सर की लोगों की शादी हो चुकी होती है, बच्चे हो चुके होते हैं, और अचानक उनको एक खौफ से डेवलप होना शुरू होता है। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग टाइप है, वो है जेलसी टाइप के। एक वाइफ या स्पाउस बिलीव करता है कि दूसरा स्पाउस को चीटिंग कर रहा है, तो ये हमारे ड्रामों में काफ़ी हाईलाइट किया जाता है, हमारी मूवीज़ में काफ़ी हाईलाइट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं किसी शख्स के ज़हन में बैठ जाता है कि उसका स्पाउस को चीट कर रहा है। अब वो जो शख्स है वो उनके फ़ोन चेक कर रहा है, मैसेज चेक कर रहा है, कैमरे लगाए हुए हैं, उनका पीछा कर रहा है, assumptions करना शुरू हो गया, assumption assumption करना शुरू basis होता है। पे सारी चीजें कर रहा और है। काफ़ी देखा गया है कि वो उनकी जॉब तक चला जाता है, फ्रेंड्स को देख रहा है, फेसबुक चेक कर रहा है, मगर उसे कोई सुराग नहीं मिल रहा। इंटरेस्टिंग है। चीज़ ये है कि इसमें कोई प्रूफ नहीं होता, मगर पेशेंट के जहन में ये शक बैठा ये होता है। खुद से ही उन्होंने शक बिठाया होता है, और ये ऑब्वियसली आपकी ज़िंदगी भी बर्बाद कर रहा होता है, आपके रिश्ते भी बर्बाद कर Exactly. रहा होता है इस तरह का शक। तो ये डिल्यूजन और हेलुसिनेशन, ये भी इसमें भी कोई फ़र्क है या दोनों एक ही चीज़ें? ये इसमें फ़र्क है। जो डिल्यूजनल डिसऑर्डर है उसके अंदर सिर्फ डिल्यूजन्स होंगी, उसमें कोई आवाज़ें नहीं आ रही होंगी Okay. और कोई चीज़ें नहीं दिखाई दे सही रही है। होंगी। हेलुसिनेशन हम कहते हैं कि ऐसी चीज़ों को जिसमें आवाज़ें आना, चीज़ें दिखाई देना, या स्किन पे क्रॉलिंग करना, तो ये हेलुसिनेशन के ज़मरे में आता है। तो ये हेलुसिनेशन जो है नॉर्मली स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट में भी आती हैं। Okay. अच्छा, अब काफ़ी लोग जो ड्रग अब्यूज़ करते हैं, कोई ड्रिंकिंग या कोई ड्रग्स, उनके अंदर भी डिल्यूजन और हेलुसिनेशन आ सकती हैं। अब वो हम लोग को रूल आउट करना होता है कि ये उन ड्रग्स की वजह से आ रही हैं कि ठीक है। वैसे ही है। तो जो स्किज़ोफ्रेनिया है या शाइज़ोफ्रेनिया जिसे उर्दू में हम कहते हैं, ये वो बीमारी है जिसके अंदर हेलुसिनेशंस भी आती हैं, डिल्यूजन्स भी आती हैं, मगर डिल्यूजन डिसऑर्डर के अंदर सिर्फ डिल्यूजन्स होती हैं, और वो बंदा बिल्कुल नॉर्मल हमारी Normal तरह एक बैठा lifestyle है, अपना लाइफ होता में है, बैठा सही होता है, दोस्त भी इंजॉय करता है, फैमिली भी इंजॉय कर होता है, मगर अंदर उसके एक शक बैठा होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता वो जड़ पकड़ता रहता है। ठीक है। तो इसका कोई इलाज है ये डिल्यूजन डिसऑर्डर का मुकम्मल तौर पर कि बंदा वो नॉर्मल हो सके, वो ठीक हो सके, या फिर इसको सिर्फ कंट्रोल, इस सिचुएशन को, कंडीशन को सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है? अच्छा, इसके इलाज के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इलाज के लिए हमें देखना पड़ता है कि सेवेरिटी क्या है, किस नौइयत का डेवलप हो चुका है। अगर तो माइल्ड है उसके ट्रीटमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं, फिर उसमें हम सिर्फ थेरेपी करवाते हैं, पेशेंट थेरेपिस्ट हो जाता है, उसे बातचीत कराता है, थेरेपिस्ट आहिस्ता आहिस्ता यकीन दिलाता है कि ऐसा मसला नहीं है। अगर पेशेंट की कंडीशन वर्स हो जाए तो फिर उसको बस ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस हैं, काफ़ी मेडिकेशंस हैं जो कि हम स्टार्ट करते हैं माइल्ड डोज से, फिर हैवी डोज पे जाते हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि 100 में से 50
जो लोग हैं अफराद है वो ट्रीटेबल हैं, उनकी ट्रीटमेंट हो जाती है अच्छी तरीके से, वो दोबारा उनको नहीं होता। 100 में से 20% ऐसे हैं जिनके सिम्टम कम हो जाते हैं और जो कि बिल्कुल जिसे कहते हैं माइल्ड हो जाते हैं, फिर कभी कभी उनको शक होता है मगर मेन उनको ये जहन में बैठ जाता है कि कोई मसला नहीं है। 20 ऐसे अफराद भी हैं 100 में से जिनका इलाज नहीं हो पाता और जो सारी ज़िंदगी चलता है डिसऑर्डर। अच्छा। तो जिस तरह हकीम लुकमान ने एक दफ़ा कहा था कि जो वहम का इलाज कोई नहीं है, तो मेरे ख्याल से इस बारे में कहा था कि 100 में से जो 20 अफराद ऐसे हैं कि उनके जिनको वहम का इलाज उनका कोई वहम का इलाज कोई नहीं। सही है। अच्छा चलिए, इसका इलाज नहीं है तो अब जैसे आपने कहा कि ये लेटर ऑन एज में ये चीज़ डेवलप होना शुरू हो जाती है, 40s में या 40s के बाद होना शुरू हो जाती है। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जिनको मैंने देखा है वो बचपन से ही उनकी हैबिट ये होती है, यंग जितने होते जाते हैं, एज करते जाते हैं, तो उनके अंदर एक वो एलिमेंट होता है कि वो हर चीज़ में खौफ का शिकार हो जाते हैं, शक कर रहे होते हैं, वो कोई चीज़ नहीं भी है तो वो शक कर रहे होते हैं। तो क्या वो ज़्यादा प्रोन हो सकते हैं इस कंडीशन को लेकर वो जब 40 तक पहुंचेंगे? ये आपको बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि एक है डिल्यूजन डिसऑर्डर पर्सनालिटी टाइप के, किसी पर्सनालिटी में ये शक की वो हो कि हर बंदे को शक से देखना, हर खाने की चीज़ को, पहनने की चीज़ को, रिश्तों को शक की निगाह से देखना। यस डेफिनेटली वो लोग ज़्यादा प्रोन हैं डिल्यूजन डिसऑर्डर के एज़ कम्पेयर टू अदर पॉपुलेशन, क्योंकि नॉर्मल तो पर्सनालिटी का हिस्सा है, और किसी बात पे कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो वो फिर उनका शक यकीन में बदल जाता है और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, इसमें मज़े की बात यह है कि फ़र्ज़ या किसी घर पे कैमरे लगे हुए हैं, ठीक है, अब ये शख्स उस घर के पास से गुजरेगा तो उसे ये हो जाएगा शक कि ये कैमरे मुझे वॉच कर रहे हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता शक तो कैमरे से हुआ, वो जहाँ भी कैमरे देखेगा उसको शक हो जाएगा ये मुझे वॉच कर रहे हैं। वो करते 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 ये पर्सिक्यूटरी टाइप जो डिल्यूजन है उसने इतनी जड़ पकड़ जाएगी कि वो हमेशा ये समझेगा मेरे जो कैमरे थे वो मुझे वॉच कर रहे हैं, मेरा फ़ोन मुझे वॉच कर रहा है। मगर अगेन ये स्टार्ट शक से होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता खौफ में आता है, फिर एनजाइटी, फिर डिप्रेशन, फिर इन वर्स्ट स्टेजेस पे ये एक जहनी मर्ज ज़्यादा जड़ पकड़ लेता है। ऑब्वियसली 20-30 साल आपने एक जहनी मर्ज के साथ गुजार लिए हैं, एक स्टेज होती है उसको भी पकड़ने की, उसको भी ट्रीट करने की। तो डॉक्टर इमरान जमील हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद थे, हम डिल्यूजन डिसऑर्डर के हवाले से बात कर रहे थे, ये है कि इसका ट्रीटमेंट किस तरह किया जा सकता है और किन लोगों में ये चीज़ पाई जाती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर इमरान कि आप आए, इसके ऊपर बात की। यहाँ पे ब्रेक लेनी है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं जनाब। सर्दियों की आमद है और सर्दियां अपने साथ जो है ना खुश्क जल्द लेकर आती हैं। बहुत से लोग कहते हैं जी हमारी एड़ियां फटना शुरू हो जाती हैं जैसे ही सर्दियां आती हैं, ख़ासतौर पर ख़वातीन इस चीज़ का शिकार हो जाती हैं। उनके लिए आज का ये सेगमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर जो ख़वातीन, जो मर्द हज़रात जिनको जोड़ों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, जिनको हड्डियों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है और ख़ासतौर पर सर्दियों के मौसम के अंदर, उनके लिए ये सेगमेंट बहुत ही मुफीद साबित होगा। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नैयर आपा हैं, कौन नहीं जानता इनको, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। नैयर आपा, आपको वेलकम कहते हैं, कैसी हैं, ठीक ठाक हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल ठीक। नैयर आपा, सर्दियाँ आ गई हैं, खुश्क जल्द लेकर आ गई हैं, फटी हुई एड़ियाँ लेकर आ गई हैं, सारी ये मसाइल हैं जो कि ना सर्दियाँ आते ही शुरू हो जाते हैं। तो खुश्क जल्द से ही पहले शुरू कर लेते हैं कि अगर जिनकी ड्राई स्किन है अगर ऑलरेडी, तो सर्दियों में और ज़्यादा हो जाती है, उनके लिए क्या रेमेडीज़ हैं जो वो कर सकते हैं? हाँ जी, ड्राई स्किन हम हैंड टो की बात करेंगे, सर से लेके पाँव तक जो ड्राइनेस आ जाती है, ठीक है, कुछ समझ नहीं लग रही होती, फेस पे हाथों पाँव पे लोशन लगा लेते हैं लेकिन पूरी बॉडी को जो है वो निगलेक्ट कर रहे होते हैं। तो आप नहाते टाइम आपने क्या किया, जब आपने नहा लिया, आप एक डिब्बा जो है वो पानी का, उसके अंदर आप क्या करें कि 1 खाने का चम्मच ग्लिसरीन पानी का आपने नहा लिया, उस डिब्बे के अंदर 1 टेबलस्पून आपने जो है वो ग्लिसरीन और चंद कतरे उसके अंदर जो है वो बादाम का तेल या जैतून का, जो भी जस्ट लाइक 8 से 10 ड्रॉप्स, वो आप डाल के फाइनल रेंज में आप अपनी पूरी बॉडी के अंदर उसको जो है वो डाल रहे हैं। अच्छा, फाइनल रेंज में ठीक है। आप देखेंगे कि पूरी बॉडी आपकी जो है वो मॉइस्चराइज हो जाएगी, पूरी बॉडी पे आपको जो है वो लोशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो आप ट्रैवल ड्राई ना करें, 1 आधे मिनट के बाद जो है वो बॉडी ड्राई हो जाए तो आप जो है वो कपड़े पहन लें। उसके बाद जो है वो कोशिश करें कि ज़्यादा जो है वो आप जो आपके अंडर गारमेंट्स हैं उनको आप प्योर कॉटन के अंदर जो है वो, जो सिंथेटिक कपड़े हैं, सिंथेटिक आपका अगर बेड शीट है, सिंथेटिक आपका पिलो कवर, आपके तकिए का, तो कोशिश करें कि कॉटन की जो है वो ज़्यादा चीज़ें, गर्मियों के अंदर तो आप देखें लॉन और कॉटन यूज़ कर रहे होते हैं,
तो जो सिंथेटिक चीज़ें हैं ये भी एलर्जी कॉज करती हैं। Okay. इस मौसम में खासकर जब जो है वो सर्दियां जो है वो स्टार्ट हो रही होती हैं, इचिंग, रैश, खारिश, इस तरह के जो है वो प्रॉब्लम होते हैं। तो हर जो है वो तीसरे चौथे दिन आप अपने पिलो कवर, अपनी बेडशीट्स वगैरह को चेंज करें। और इसी तरह आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए, ठीक है, उसके लिए आप जो है वो मॉइस्चराइज़र वगैरह तो जो है वो यूज़ कर ही रहे होते हैं। तो एक मैं आपको जो है वो सीरम जो है वो आपके साथ शेयर करती हूँ कि जिसको आप बॉटल बना के भर के रख लें। तो ये आपके पूरे घर के लिए जो है वो बेहतरीन, क्योंकि मोस्टली लोगों की सर्दियों के अंदर टैनिंग भी स्टार्ट हो जाती है। आपने क्या करना है, 100 ml जो है वो आप ग्लिसरीन ले लें और 50 ग्राम उसके अंदर आप एलोवेरा जेल डाल लें। एलोवेरा जेल को आप जो है वो ग्लिसरीन के अंदर ही बेशक थोड़ा सा ब्लेंड कर लें, ग्राइंडर के अंदर डाल के। उसके अंदर 1 खाने का चम्मच आप कैस्टर ऑयल डाल लें। ब्लेंडर के अंदर, अपने ग्राइंडर के अंदर साफ़ सुथरा नीट क्लीन करके आपने जो है वो 100 ml ग्लिसरीन डाल दी। 50 ग्राम 2 टेबलस्पून के करीब आप बेशक प्योर एलोवेरा जेल, वो ज़्यादा बेहतर है, वो डालें। उसी के अंदर 1 खाने का चम्मच कैस्टर ऑयल डाल दें और 3-4 कैप्सूल ऑफ विटामिन ई के डाल दें, ऑप्शनल है। इसको आप हल्का सा ब्लेंड करेंगे तो ये आपकी क्रीमी फॉर्म में टेक्सचर बन जाएगा। ठीक है, इसको आप जो है वो एक बॉटल के अंदर डाल के तो आप इसको जो है वो अपने काउंटर पे रख लें। ये 8 दिन बाद आपने फ्रेश बनाना है। ये वाला जो आपका सीरम है या लोशन है या ये वाला जो मॉइस्चराइज़र है, ये आप हेड टू टो, ये सस्ता है, बेहतरीन जो है वो इसके रिजल्ट है। आपको पता है कि जो एलोवेरा है वो हील करती है, हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है, ज़ख्मों को भरने के लिए, सूदिंग के लिए, मॉइस्चराइज करने के लिए बेहतरीन है। तो आप जो है ये बना के रख लें तो पूरा घर वाले इसको जो है वो इसको आप अपने फेस पे, हाथों पे, बॉडी पे जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये सीरम जो है ना आप यूज़ करें ड्राई स्किन वाले, इवन दो कि जिनका नॉर्मल है वो भी यूज़ कर सकते हैं। वो भी, क्योंकि इसके अंदर आप देखें कि कोई मॉइस्चराइजर है, जिनकी नॉर्मल स्किन इस मौसम के अंदर आप देखें नॉर्मल वाली भी ड्राई होना शुरू हो जाती है, क्योंकि गर्म पानी जो है वो गीजर वगैरह चलने शुरू हो जाते हैं। जब गर्म पानी से आप फेस को वॉश करते हैं, नहाते हैं, तो डेफिनेटली जो है वो ड्राइनेस हो जाती है। पानी का इंटेक आप जो है वो प्रॉपर करें। ज़्यादा ड्राइनेस है गर्म पानी के इस्तेमाल से, और दूसरे नंबर पे पानी कम पीने की वजह से। तो पानी का इंटेक जो है वो आप प्रॉपर करें, क्योंकि सर्दियों में प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं। तो आप जो है वो 8 से 12 ग्लास लाजमी आप पानी का इंटेक प्रॉपर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ड्राइनेस बहुत ज़्यादा नहीं होगी, वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, दूसरा फटी एड़ियों के हवाले से भी हमें बता दें, क्योंकि ये बड़ा मसला होता है। ख़वातीन में भी मैंने देखा, मर्दों में भी देखा है कि उनकी एड़ियाँ फट जाती हैं, इवन दो कि उसमें से खून रसना शुरू हो जाता है, इतनी ज़्यादा वर्स कंडीशन हो जाती है। उसके लिए क्या किया जा सकता है? आपके पास आम जो भी आपका, मैं मॉइस्चराइज़र बनाना मैंने पहले भी बताया था, मैं दोबारा बता देती हूँ। ये वो मॉइस्चराइज़र, वो हीलिंग क्रीम है कि जो सस्ती तरीन बनती है और जितनी मर्जी जो है वो क्रैक्स हो, ब्लीडिंग हो रही हो, उसके लिए बेहतरीन है। सिंपल आप जो है वो कोकोनट ऑयल लेके उसके अंदर 1 खाने का चम्मच आप बोरिक पाउडर आपको आम पंसारी की दुकान से मिल जाएगा, और 1 चाय की चम्मच उसके अंदर जो फटकड़ी का पाउडर है, ये डाल के ये आप मिक्स करके तो ये आप रख लें कोकोनट ऑयल के अंदर। ओके, आपने तकरीबन लिया 50 ग्राम कोकोनट ऑयल, 1 खाने का चम्मच बोरिक पाउडर मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा, और 1 चाय की चम्मच फटकड़ी का पाउडर। इसको डाल के आप कांटे के साथ जैसे अंडा फेंटते हैं इस तरह से फेंटेंगे, ये आपकी एक क्रीम बन जाएगी। नाइट में आप पाँव को अच्छी तरह से वॉश करके, नीट क्लीन करके, आप अपनी हील्स के अंदर अपने पाँव पे अच्छी तरह से इसको लगा के तो आप जो है वो शापर पहन ले, और उसके बाद कॉटन की सॉक्स पहन ले। 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर आप देखेंगे कि आपकी जो हील्स है ना, ये वो सही हो जाएंगी, यानी कि जो क्रैक्स हैं वो फिल हो जाएंगी, और ब्लीडिंग वगैरह अगर हो रही है तो उससे वो रुक जाएगी। उसके बाद इस मौसम के अंदर जो मेन इशू होता है, मैंने काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम देखी है कि उनके पाँव के और उंगलियों की, हाथों की, उनकी ये जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स में दर्द होना शुरू और स्वेलिंग हो जाते हैं, बिल्कुल रेड हो जाते हैं। उसके ऊपर मैंने क्या देखा है कि वो ऑयल लगा के मसाज कर रहे होते हैं, वो और ज़्यादा उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो उसके लिए, क्योंकि ये इशू मुझे था कि ये मैं लाजमी इस इशू को, टॉपिक को, क्योंकि जिन लोगों से हम मिलते हैं या मुझे कॉल्स आती हैं तो वो ये वाला इशू ज़रूर पॉइंट कि हमें ये मसले हो जाते हैं। सही है। ये उन लोगों को ज़्यादा होता है कि जो लोग जो है वो नमक, जिनकी बॉडी के अंदर जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी नमक की होती है या पानी कम पी रहे होते हैं, तो इसके लिए कोशिश करें कि नमक का इंटेक जो है वो आप कम करें। और उसके बाद आप क्या करें कि नीम गर्म पानी के अंदर थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी फटकड़ी डाल के नाइट के अंदर
आप उसके अंदर अपने हाथ और पाँव सोक करें डेली बेसिस पे। मसाज आपने बिल्कुल नहीं करना। एक एंटी इन्फ्लेमेटरी मैं ड्रिंक बताऊंगी, जैसे अभी हमारा स्मोक का भी आपको पता चल रहा है। अभी मैं घर से निकली हूँ, मैं बिल्कुल ठीक थी, मुझे कोई इशू नहीं था गले का या कोई भी इस तरह से। तो निकली हूँ, निकलते निकलते गाड़ी में बैठ के थोड़ी देर शीशा खोला और मेरा जो है ना ये सारा जो है ना गला जो है वो जैसे लग रहा है कि ना रैशेज हो रहे हैं और जो है ना वो बार बार किच किच और वो सारा बलगम और इस तरह का स्टार्ट हो रहा है। तो वो यानी कि इतना ज़्यादा ये इशू है। इसके लिए जो है वो एक एंटी इन्फ्लेमेटरी में आपको ड्रिंक बताती हूँ, क्योंकि पूरे पंजाब में ये वाला इशू है। ये जिनके ये वाली नकल प्रॉब्लम है उनके लिए भी बेहतर है और सब लोग ये पिए, ठीक है। जो लोग खासकर जो है वो बाहर निकल रहे हैं, मजबूरी है, ऑफिस वगैरह, कॉलेज यूनिफॉर्म, तो स्मोक के अंदर आप लोग अगर अपने आप को जो है वो क्योर रखना चाह रहे हैं, प्रॉब्लम इशू ना हो, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रिंक आपने क्या करना है, आपने 1 कप जो है वो पानी का लें, नीम गर्म करें, उसके अंदर थोड़ा सा जो है वो अदरक कश करके और ½ टीस्पून उसके अंदर जो है वो हल्दी और 1 चुटकी उसमें काली मिर्च की डाल के दम के अंदर ये वाला कहवा बना लें और इसके अंदर बेशक हनी डाल के ये आप जो है वो लाजमी सुबह में भी लें, शाम में भी लें। ये आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है वो एक कहवा है। इसको दिन में आप 2 या 3 दफ़ा भी जो है वो ले सकते हैं। ये सेफ है, किसी किस्म का नुकसान नहीं है। नज़ला, ज़ुकाम, बलगम, रेशा, आपके लंग्स के अंदर कंजेशन है, आपकी सर्दियों के अंदर जिस तरह से हम स्वेलिंग, जॉइंट्स पेन वगैरह की बात करते हैं, तो अगर आप डेली बेसिस पे कहवा नहीं बना सकते, पंसारी की दुकान पे जाएं, आप जो है वो जिंजर पाउडर, उन्हें के खुश्क अदरक का पाउडर 1 पाव दे दें और आधा पाव उसके अंदर हल्दी और 1 टेबलस्पून पिसी हुई काली मिर्च, ये वाला पाउडर जो है ये आप बना के आप रख लें। इसके अंदर बेशक आप अगर शुगर नहीं है आप लोगों को तो आप इसके अंदर शक्कर भी थोड़ी सी मिक्स कर लें। आप इसको एक जार के अंदर डाल के आप अपने पास रखें। आप ऑफिस में हैं, कहीं भी हैं, 1 कप जो है वो आप गर्म पानी का करवाएं, उसके अंदर 1 चाय का चम्मच इसका डालें और आप इसको जो है वो सिप सिप करके पिए। तो इंशाल्लाह ताला स्मोक वगैरह या जो भी इस मौसम में जो भी इश्यूज है जो जॉइंट्स में भी दर्द होती है, बेहतरीन एंटी इन्फ्लेमेटरी आपकी जो है। इसके अलावा ये जो सामने इतनी चीजें रखी हुई हैं इनका भी हमें बताइए। हाँ जी, जिस तरह से जो है वो हम बात करें कासनी, इसके बीज बहुत सस्ते हैं और इजीली अवेलेबल हैं। इसका भी जो कहवा है वो बेहतरीन है, ये वाले हमारे मौसम के इशू के लिए या जॉइंट्स पेन, इन्फ्लेमेशन है उसके लिए, ठीक है। आप कहवा बना ले या आपको पंसारी की दुकान से कासनी का अर्क मिल जाएगा, ठीक है। अर्के कासनी जो है वो आप लेके रख लें और साथ ही आप अर्के अजवाइन, ये 2 आप अर्क लेके रख लें, ठीक है। आपके पास कहवा वगैरह बनाने का टाइम नहीं, आप क्या करें कि तकरीबन ½ कप अर्के कासनी, ½ कप जो है वो अजवाइन का अर्क, आपने जो सारा दिन पानी पीना है आप उसके अंदर इसको डाल दें। ये वाला पानी आप सारा दिन पिए, ठीक है। आप देखेंगे कि आपके लंग्स की सफाई, आपको कोई बलगम, आपको कोई रेशा, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी आपके जो है ये अर्क है और जिस तरह से हमने जॉइंट्स पेन वगैरह की बात की, ये उसके लिए जो है ये बेहतरीन है, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो है ये सफ़ेद ज़ीरा हमारे किचन के अंदर मौजूद है, बिल्कुल ठीक है। आप जो है वो अगर कोई और चीज़ नहीं है, थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ी सी अजवाइन, इसका कहवा बना के थोड़ा सा गुड़ डाल लें अगर शुगर का प्रॉब्लम नहीं है। और गुड़ आपने ब्राउन वाला लेना है, क्योंकि जो गुड़ है ये भी आपके लंग्स की सफाई करता है। तो शहद से ज्यादा जो है वो मैं समझती हूँ बेहतर जो है वो गुड़ है, इसलिए कि शहद जो है वो खालिस मिलना आजकल थोड़ा सा, जैसे देसी घी खालिस मिलना मुश्किल है, उसी तरह से जो है वो खालिस शहद मिलना भी मुश्किल है। अजवाइन, जीरा, थोड़ी सी इसके अंदर शक्कर डाल के ये आप मिक्स करके रखें, ठीक है। इसका कहवा जो है वो दिन में 3 से 4 दफ़ा जो है वो ले। बच्चे भी हैं जिनको बलगम, रेशा, ये वाले इश्यूज हैं, आप उनको एंटीबायोटिक या पेन किलर या इस तरह की मेडिसिन देने की बजाय ये वाला आप कहवा जो है वो देना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी बलगम, रेशा वगैरह, ठीक है। और दूसरे नंबर पे स्मोक के जो असरात हैं वो नहीं होंगे, ठीक है। इसके अलावा हल्दी भी रखी हुई है आपने। हाँ जी, हल्दी जो है वो हल्दी का सीजन जो है वो स्टार्ट है। अच्छा। इससे बेहतर एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है वो हर्ब जो है वो नहीं है, ठीक है। और ये वो हर्ब है कि चाहे जो है वो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, हार्ट की हैं, कोई भी चाहे डायबिटिक है, सबके लिए ये बेहतरीन है। तो आप क्या करें कि अगर आप कुछ भी नहीं, खुश्क खांसी है, आपको बहुत ज़्यादा जो है वो सोर थ्रोट हो गया, आप क्या करें कि आप थोड़ा सा जो है वो जैतून का तेल या बादाम का तेल या तिलों का जो ईटेबल आपके जो है वो ऑयल है,
आपने हल्का सा जस्ट लाइक 1 टीस्पून आपने उस सॉइल को गर्म करना है और उसके अंदर 1 चुटकी आपने जो है वो हल्दी की डाल देनी सही है। और 1 चुटकी काली मिर्च की। ठीक है। ये आपकी एक मजून सी बन जाएगी। ठीक है। इसके अंदर अगर खालिस आपके पास शहद है तो डाल लें, खाना जो है वो ज़रा इजी हो जाएगा। इसको आप जो है वो थोड़ा थोड़ा सा जो है वो उंगली के साथ इसको चाटें। ठीक है। इसको आप चाटें और इसको हलक में लगा रहने दें। आपने आधा घंटा तक पानी वगैरह नहीं पीना। ये हल्दी आपके गले के अंदर लगी रहेगी, ये अपना वर्क करेगी। आपके कोई भी इचिंग, रैश, खारिश हो रही है, बलगम हो रही है, रेशा हो रही है, उस सब के लिए जो है ये तो बड़ा बेहतरीन है। आप इसको उसी टाइम बनाएं और उंगली के साथ आप इसको जो है वो लें और इसको हल्का हल्का जो है वो आप स्वेलन करते चले जाएं। आप देखेंगे कि आपकी जितनी मर्जी जो है वो सोर थ्रोट होंगे, स्वेलिंग होगी, आपके जो है वो रेशा किसी भी चीज़ से नहीं निकल रही, इसके साथ आपकी जो है वो रेशा साफ हो जाएगी। चलें, ये तो बड़ी बेहतरीन है कि आज की जितनी भी रेमेडीज़ थी नैयर आपा ने जो हमारे साथ शेयर किए हैं, वो चाहे स्मोक्स की शिद्दत से आपने बचना है या फिर अगर आपको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है कि आपके जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, उसके लिए भी है। देन हमने बात की है कि जनाब आप किस तरह जो सर्दियों में खुश्क जल्द को बेहतर बना सकते हैं, उसके लिए प्रॉब्लम्स अगर आपको फेस करनी पड़ रही हैं। तो नैयर आपा हमारे साथ मौजूद थी। आपा थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कि आप आई, इसके ऊपर बात की। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब आज के दौर में घरों में बेसुकूनी, नाचाकी और लड़ाई झगड़े बहुत आम हो चुके हैं। कुरान और सुन्नत के मुताबिक घर में सुकून तभी कायम हो सकता है जब अफराद अपने रवैयों को दुरुस्त करते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है कि अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो ख़ुद अपनी हालत ना बदले। इसीलिए सबसे पहले अपनी नीयत और अपना किरदार की इस्लाह ज़रूरी होती है। इसके अलावा शुक्रगुजारी, मुस्बत गुफ्तगू और दुआ करना, ये 3 अनासर ऐसे हैं जो मोहब्बत और सुकून पैदा करते हैं। घर वही पुरसुकून होता है जहाँ दिलों में अल्लाह का खौफ हो, ज़ुबान पर शुक्र हो और बाहमी ताल्लुकात में नरमी हो, और यही इस्लाम का हकीकी पैगाम भी है। तो आज के प्रोग्राम में इसी मौजू पर हम बात करेंगे कि घरों में बेसुकूनी और लड़ाई झगड़ों का इस्लामी तालीमात की रोशनी में क्या हल मौजूद है, और इसके लिए आप भी हमसे रब्ता कर सकते हैं, क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। हाफिज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हाफिज़ शफीकुर रहमान साहब हैं, आप उनसे भी जो वजीफ़े हैं वो भी पूछ सकते हैं। शफीक साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज़ साहब, घरों में बहुत से लोग ये आपके पास भी आते होंगे, हमें भी ये शिकायतें आती हैं, हम देखते भी हैं कि नाचाकी, लड़ाइयाँ इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं घरों में। लोग कहते हैं अब सुकून नहीं रहा है, हमारे रिश्तों में सुकून नहीं है, घरों में सुकून नहीं रहा है। सब क्या बुनियादी वजूहात होती हैं कि घरों से सुकून जो है ना वो उठ जाता है, बेसुकूनी आ जाती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर बात की जाए सुकून की, तो सुकून और सकीनत का तल्लुक मुनीबा दिल से है। सुकून और सकीनत का तल्लुक जिस्म से नहीं है। ठीक है। तो लाजमी बात है जब सुकून और सकीनत का तल्लुक, तमानीनियत का तल्लुक और इसी तरह यकीन का तल्लुक और राहत का तल्लुक दिल से है, तो दिल की ग़िज़ा, दिल का नाश्ता, दिल का खाना, वो भी दिल की खुराक पूरी करनी चाहिए। हमारी ज़्यादातर काविश होती है कि हम अपनी जिस्मानी जितनी भी ज़रूरियात हैं वो तमाम की तमाम दर्जा अतम पे पूरी करें। कुरान करीम की आयत है, फरमाया अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाह ही तत्मइन्नुल कुलूब, कि ख़बरदार दिलों को जो इत्मीनान है वो अल्लाह के ज़िक्र से है। बेशक। अब ये बात तो हर आदमी करता है कि ज़िक्र अल्लाह के, वो दिल अल्लाह के ज़िक्र से ही इत्मीनान है। अब सूरत मसला ये है कि बसा औक़ात ये है कि आपके पास इत्मीनान की फ़ीसद 20, तो वो 10 में क्यों आती है, वो 50 में क्यों नहीं जाती, या इसी तरह 100 में क्यों नहीं जाती। फिर इतना इत्मीनान इकट्ठा कर लो, इतना सुकून इकट्ठा कर लो, आपकी कोई एक आधी चीज़ मिस भी हो जाए तो आपका इत्मीनान और सुकून वो बुनियादी ख़त्म ना हो, जिससे बंदा खुदकशी की तरफ चला जाए, जिससे लड़ाई झगड़े की तरफ चला जाए, जिससे जो ना वो आपस में जो ना नचाकी की तरफ चला जाए और जिसमें बदसकूनी की तरफ चला जाए। आप अपना जिस तरह स्टोर बैंक बैलेंस बनाते हैं, बैकअप पे डाटा जमा करते हैं, इसी तरह सुकून और सकीनत का भी डाटा बंदे को जमा करना चाहिए। और वो कैसे हो सकता है
सबसे पहले तो यह है कि जिस बंदे के दिल में अल्लाह की तौहीद और ईमान नहीं है ना, वो चाहे जिक्र की 1000 दानों की तस्बीह भी करता रहे, उसका दिल कभी भी सुकून में नहीं आएगा। सबसे बुनियादी चीज़ है ईमान और तौहीद। ठीक है। जो बंदा कुरान पढ़ता है, जो बंदा हदीस पढ़ता है, लेकिन उसकी तौहीद पुख्ता नहीं है और उसकी तौहीद में, ईमान बिल्लाह में अल्लाह की तौहीद और साथ साथ शिरक की नफ़ी नहीं करता, और जो आदमी ईमान बिर रसूल का जितना भी बड़ा दावा कर ले, उसकी रिसालत में इताअत और इत्तबा नहीं है, आप यकीन करें उसको सुकून नहीं होता। तो सबसे बुनियादी चीज़ जो है ना वो तौहीद में। फिर एक और बहुत बड़ी बात है, मैं कहता हूँ कि आपके ऊपर जुल्म सितम के, आपके ऊपर बीमारी, पहाड़ भी टूट जाए, आप अपने रब से हुस्न ज़न ना तोड़ें। बेशक ऐसे ही है। जिस वक्त आपका हुस्न ज़न अल्लाह से कायम हो जाता है, आप यकीन करें, एक जुमला है कि सब कुछ खो के भी बंदा कहे कि मेरा रब मेरे साथ है, ला तहज़न इन्नल्लाह माना वला सौफ़ा युतीका रब्बुका फतर। असल किसी चीज़ को नफ्से शय में ख़राब नहीं हम कह सकते, यानी मोबाइल ख़राब है, असल मोबाइल का जो इस्तेमाल है वो बस औक़ात इफ़रात व तफरीत में जाता है। असल चीज़ जो है ना वो अब्दुल भाई, फ़राइज़ की अदायगी में जब बंदा कोताही करता है, तो वो चाहे मोबाइल हो, चाहे किताब हो, चाहे कलम हो, चाहे आपकी जॉब हो, चाहे आपका बिजनेस हो, आप अपने फ़राइज़ को सही रखें। फ़राइज़ से मुराद क्या है कि आप अपने नफ्स के फ़राइज़ हैं, आप अपने अहलो याल के फ़राइज़ हैं, अपने वालिदैन के फ़राइज़ हैं, अपने महल्ले के फ़राइज़, वो फ़राइज़ पूरे करते रहे, आपकी लड़ाई कभी भी नहीं पूरी होती। हमारी जंग लगा दी गई है हुकूक के तलब पर, हालांकि इस्लाम फ़राइज़ पे खड़ा करता है और यूरोप इंसान को हुकूक पे खड़ा करता है। सही है। हुकूक में फ़साद, इंतशार और लड़ाई झगड़ा नचाकी है, और फ़राइज़ में सुकून, इत्मीनान और इत्तफाक, इत्तेहाद, मोहब्बत है। तो इसके लिए घरों में बेसुकूनी और नाचाकी को दूर करने के लिए क्या फिर वजीफ़ा हो सकता है, क्या पढ़ा जा सकता है, किन की क्या चीज़ें हो सकती हैं इसके लिए? देखें, सबसे पहले तो जो चीज़ काम करने वाले हैं ना वो किया जाए। मैं बात कर रहा था जैसे कि तौहीद का और ईमान, उसका एहतमाम किया जाए और शिरक, बिदात व खराफात, इस तरह की चीज़ों को छोड़ा जाए। दूसरे नंबर पे जिसके घर में 5 वक्त की नमाज बाद जमात मर्द और ख़वातीन पढ़ती हैं, और इसी तरह उनके घरों में सुन्नतें और नवाफिल का एहतमाम है, उनके घर में कभी बदसुकूनी हो ही नहीं सकती, इल्ला कि वो चीज़ें जो शरीयत के मुनाफी हैं वो उसका इंतखाब करेंगे। मसलन हराम खाते रहें और इसी तरह हराम सोचते रहें, मनफी सोच से बहुत बदसुकूनी बढ़ती है। इसी तरह साथ साथ 3 चीज़ें जो बुनियादी तौर पे जो ना, एक तो नमाज है, ठीक है, दूसरा कुरान है, तीसरा जिक्र है, और चौथी खिदमत खलक है। सही है। जो किसी को खिलाता है और मुस्कराहटे बांटता है और जो देता है, अल्लाह ताला मुस्कराहटे बांटने वाले को हमेशा मुस्कराहटों से भर के रखता है। एक हदीस आती है, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वो बंदा मुस्लिम जो किसी मुसलमान के दिल में खुशी सुरूर भर दे, ठीक है, आप यकीन करें इस अमल की बिना पर फरमाया उस आदमी का सवाब और उस आदमी के साथ अल्लाह की रज़ा रहमत इतनी हो जाती जैसे अल्लाह के रसूल के साथ 1 महीना मस्जिद नबवी में आपकी मैयत में इत्काफ किया है। क्या बात कितनी बड़ी बात है। खिदमत खलक वो करने से काम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता है, आसानी हो जाती है। हाँ, देखिए 4 चीज़ें हैं, वो 4 चीज़ें 4 किस्म के बड़े ख़तरनाक खौफ व हरास से आपको अमन देंगी। ठीक है, आप अगर अमन में रहना चाहते हैं, मसलन किसी की नज़र बद और हसद से, एक जुमला माशाअल्लाहु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, माशाअल्लाहु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अगर आप अमन चाहते हैं मिन कैदी शैतान, शैतान और इंसान के शर और हसद से, तो उसके लिए एक जुमला पढ़ ले हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अगर आप अमन चाहते हैं, आमीना मिनल गम्मी वल हम, अंदर और बाहर, ज़ाहिर बाहर के गमों से अमन, तो उसके लिए एक जुमला, एक ऐत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और इसी तरह अगर आप लोगों के मकर फरेब से अमन चाहते हैं, तो उसके लिए एक ऐत छोटी सी, व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह। 4 किस्म के मेजर मसाइल और 4 छोटे छोटे जुमले। ठीक है,
आप देखें माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कोई भी चीज़ देखें आप देखें उससे अल्लाह रहमत भर देगा। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह। पहले जो काम किया वो मैंने नहीं किया, मेरे रब ने किया है। बेशक आप देखें सैयदना याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये दुआ में से है, और उनका एक जुमला बहुत प्यारा है, इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। अब तो शिकायत करने के लिए दफातर और अदालत नहीं है, सिर्फ एक अदालत है प्यारे सोने रब की कि या अल्लाह मुझे सुकून अता फरमा। और वो वैसे सुकून कैसे दिया कि आप बेबसी की हद हो, बेकसी का आलम हो, और बेटा बाप बेटे की जुदाई से बिनाई चली जाए। आप अंदाज़ा करें कि एक कमीज़ अभी आई है, बेटा भी नहीं आया, तो बिनाई उसके साथ ही अल्लाह लुटा देता है। ये तमाम चीज़ें हैं, इन चीज़ों को सामने रखें, अल्लाह रहमत फरमा देगा। लेकिन साथ साथ ना जी अल्लाह के मुतल्लक हुस्न ज़न और ईमान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूरे प्रोग्राम का मरकज़ी मजमून यही है, ईमान, तौहीद और हुस्न ज़न है। बेशक ऐसे ही, इसके ऊपर आप अमल दरामद कर लें, आपके सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे। कमालिया से कॉल की है हमें शरफुद्दीन साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, आप दोबारा से हमें कॉल कर सकते हैं शरफुद्दीन साहब। अच्छा चलिए, ये तो हो गया ना कि उनको सुकून नहीं आ रहा, बाकी मामलात है। हम देखते हैं घर में बेजा लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, छोटी छोटी नोक झोंक जो है ना वो इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयों में पहुंच जाती है, जिससे मियाँ बीवी भी सफ़र कर रहे होते हैं, बाकी बच्चे भी, औलाद भी उससे जो है ना वो परेशान होती है कि छोटी सी बात है और लड़ाई हो जाती है और वो इतनी बड़ी हो जाती है। उसके लिए क्या करना चाहिए? हस्बैंड क्या कोई वजीफ़ा कर सकता है, बीवी क्या कर सकती है, उसके लिए बताइए। देखें, सबसे पहले तो यह है कि आप 2 रकत नमाज पढ़ के दुआ कर ले। 2 रकत नमाज दुनिया जहान के हर मसले का हल है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह। और उसके बाद एक दुआ है बहुत उम्दा किस्म की। एक बंदा बिल्कुल कहते हैं कि शैतान की तरह उल्टा हुआ हो ना, तो अल्लाह उसे तीर की तरह सीधा कर देता है। ठीक है। अल्लाहुम्मा हदीना वसद्दिदना, या इसी को थोड़ा सा बढ़ा के अल्लाहुम्मा हदी कुलूबाना, ऐ अल्लाह हमारे दिलों को सीधा हदायत नसीब फरमा, वसद्दिद लिसानाना, और हमारी ज़बानों को दुरुस्त फरमा, वसलुल सखीमता सुदूरिना, और हमारे दिलों को बिल्कुल कीना, बुग़्ज़ और चपकले से, मनफी सोच से साफ फरमा। देखिए 3 चीज़ें, आपकी हदायत का मसला है, आपकी ज़बान का मसला है, आपके दिल का मसला है। जिस आदमी के दिल में कोई कीना बुग़्ज़ आपस में नहीं होगा और ज़बान में एहतराम होगा, मोहब्बत और आँखों में नूर होगा, तो कभी भी बंदा लड़ाई नहीं करता। और एक बहुत ज़बरदस्त दुआ है, लेकिन ये पढ़नी सुबह नमाज की सुन्नतों के बाद। अच्छा ठीक है। आप 11 दफ़ा पढ़ ले, 21 दफ़ा। रब्बाना हबलाना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। ऐ अल्लाह, ये बीवी, बच्चे और ये मेरा पूरा ख़ानदान, हम सबको आपस में एक दूसरे की आंखों का नूर और दिल का सुरूर बना दे। ठीक है। ये दुआ बड़ी ज़बरदस्त तरीन है। आप ये दुआएं पढ़ें, इंशाल्लाह घरों में सुकून। सुबह फजर की सुन्नतों के बाद आप ये पढ़ सकते हैं, और मतलब एक ही टाइम एक ही दफ़ा पढ़नी है? नहीं, 21 दफ़ा पढ़नी है। 21 दफ़ा पढ़नी है, ठीक है। पहली बात तो यह है कि आप दर्जा बदर्जा रखें। सबसे पहले अगर आपके पास थोड़ा खर्च करने के लिए है तो सबसे पहले आप अपने वालिदैन पे खर्च करें, ठीक है, अपने अहल वयाल पे खर्च करें, और इसी तरह अपने पड़ोस पे खर्च करें। और फिर भी कोई मांगता है, चाहे जैसा कैसा भी है, वो अल्लाह के नाम का मांगे। आप 5 रुपए दे दे, ज़्यादा ना दे, लेकिन उससे झिड़के मत। वम्मत साइला फला तनहर। एक हदीस आती है, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक सखी बड़ी खुलूस से नीयत के साथ सदका लेके निकला, तो जिस वक्त उसने रात के अंधेरे में उसने देखा कि मैं रात के अंधेरे में, हत्ता कि मैं भी उसको ना देख सकूं, तो रात के अंधेरे में सदका करूंगा, तो उसने एक रात सदका किया तो वो चोर को दे के आ गए। सुबह पता चला ये चोर है। अच्छा। दूसरी रात उसने देखा तो वो एक जानिया औरत को दे के आ गया। ये हदीस है सही जी। तीसरी रात जो ना उसने फिर खुलूस के साथ निकला तो एक गनी अमीर तरीन आदमी को सदका दे के आ गया। अब उसकी नीयत खालिस थी। हुआ ये कि अल्लाह ताला ने उसके इखलास बड़े सदक़े की वजह से चोर को चोरी से रोक दिया, और जो किरदार की कमज़ोर औरत थी उसको किरदार में पाकीज़ा बना दिया, और जो गनी बखील आदमी था और मुतकब्बिर था उसको अल्लाह ताला ने आजिज़ सखी बना दिया। ये आपकी नीयत पे है।
लेकिन एक बात है कि दो सिर्फ अल्लाह के नाम का, आप अल्लाह के नाम का जो सवाल करता है जी जी उसको दे। हाँ, दूसरी शक्ल ये भी है कि सदक़े में हमने भी पीछे हमारे एक दोस्त हैं, हमने मिल के जो ना वो ये काम किया, अब्दुल बासित बलोच साहब हैं। आप यकीन करें कि अगाद सहर के नाम से 10,000 से रोज़गार का काम शुरू किया, और 10,000 से, ये अभी सैलाब वाली बात है, तो 10,000 में किसी को रेहड़ी लगा दी, और 10,000 में किसी को सिलाई की मशीन 15,000 में दे दी, और किसी को तो उसका एक एक दिन में वो हाथ जो इस तरह लेने वाला था वो देने वाला जो है बन ना गया। वो देने वाला बन गया। सही, आपकी नीयत अच्छी होनी नीयत चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, अच्छी और नीयत अल्लाह के साथ, नाम का। अल्लाह के नाम पे देंगे और नीयत अच्छी होगी तो अल्लाह उसमें बरकत भी ज़रूर डालेगा। तो हाफिज़ शफीकुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप आए और घर में बेसुकूनी नाचाकी दूर करने के लिए, झगड़े ख़त्म करने के लिए आज का सेगमेंट हमने किया था। हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।